Hello everyone, welcome back to my channel. In this lecture, we are going to discuss about research population sample and sampling. If you are new to my channel, don't forget to like, subscribe, and share my channel. Let's begin our lecture. First of all, we will learn about the population. Population, a complete set of persons or objects that possess some common characteristic of interest to the researcher. Population basically क्या है कि persons हैं, उनका set है या object कुछ भी जिसमें जो रिसर्चर स्टडी करना चाहता है, तो जो उसके इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन रिसर्च. पॉपुलेशन ग्रुप्स. फर्स्ट इज योर टारगेट पॉपुलेशन, यानी एंटायर ग्रुप और पीपल और ऑब्जेक्ट टू विच द रिसर्चर विशेस टू जनरलाइज द फाइंडिंग. यानी टारगेट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जो रिसर्चर अपने रिसर्च के लिए जिन्हें स्टडी करना चाहता है, दैट इज योर टारगेट पॉपुलेशन. Then accessible or study population, the available group from which the researcher draw the sample. और जो एक्सेसिबल ग्रुप होता है वो आपका वो ग्रुप होता है जो रिसर्चर को अवेलेबल होता है, जहाँ से वो अपनी इंफॉर्मेशन को ले सकता है सैम्पल में से. देन कंक्लूजन ऑफ द स्टडी are based on data obtained from accessible population, and statistical inferences should be made only to the group from which the sample was randomly selected. So conclusion to the study, यानी कि at the last जो भी conclusion आया वो आपका based होता है उस डेटा पे जो आप accessible population से लेते हैं, यानी जो आपको अवेलेबल था सैम्पल, आपको अवेलेबल थी पॉपुलेशन, आपने उससे जो डेटा लिया आप उससे कंक्लूजन बनाते हैं. और जो आपका स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस होता है वो आप सिर्फ उन्हीं ग्रुप से बना सकते हैं जिनमें से आपने सैम्पल लिए थे, वो भी रैंडमली सेलेक्ट करे, तो आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस उन्हीं ग्रुप्स में बना सकते हैं. देन पॉपुलेशन ग्रुप्स एंड सैम्पलिंग. ये आपका सैम्पल और ये आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन, यानी आपकी सबसे पहले टारगेट पॉपुलेशन होती है. आप पहले टारगेट करते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पॉपुलेशन चूज़ करते हैं. देन उसके बाद आप उसमें से देखते हैं कि आपको कितने जो पर्सन है पॉपुलेशन है वो अवेलेबल हो रही है. फिर उनमें से, क्योंकि इतनी सारी ह्यूज पॉपुलेशन है, फिर आपने एक्सेसिबली वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो आप उसमें से और अपने टाइम को सेव करने के लिए उसमें से भी कम पॉपुलेशन यानी सैम्पल्स को चूज़ करते हैं. देन व्हाट आर सैम्पल्स? देन although researchers are always interested in population, and entire population is generally not used in research study. ऑफ कोर्स यू नो कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो पूरी पॉपुलेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी वो सब के बारे में सबसे जानना चाहते हैं, बट एक एंटायर पॉपुलेशन को आप अपनी रिसर्च स्टडी में यूज़ नहीं कर सकते हो. इन मोस्ट नर्सिंग रिसर्च स्टडीज़ अ सैम्पल और सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन. तो जो मोस्टली नर्सिंग रिसर्च स्टडीज़ होती है उसमें एक सैम्पल या एक सबसेट लिया जाता है पॉपुलेशन का, यानी उनमें से भी अंडर सब डिवीजन की जाती हैं ताकि वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें, यानी उनकी जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करें. देन सैम्पल, व्हेन अ सैम्पल इज चोजन प्रॉपरली द रिसर्चर इज एबल टू मेक क्लेम्स अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम द सैम्पल अलोन. जब आप सैम्पल चूज़ करते हैं प्रॉपरली, तो जो रिसर्चर होता है यानी कि वो जो सैम्पल से ही वो जो सैम्पल में उसकी पॉपुलेशन है वो उसी से क्लेम्स बना लेता है, यानी कि वो जो वहाँ से उसे डेटा मिलता है वो उसे ही एक्चुअल मान के चलता है, उसके हिसाब से अपने रिसर्च स्टडी को आगे बढ़ाता है, प्रोसीड करता है. द मैथड ऑफ सैम्पल सेलेक्शन एंड द सैम्पल साइज डिटरमाइन हाउ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल इज ऑफ द पॉपुलेशन. यानी जो मैथड है आपका सैम्पल सेलेक्शन का और आपका सैम्पल साइज़ है, आपको उसी से पता चलता है कि कैसे एक पॉपुलेशन है वो आपके मतलब पॉपुलेशन में से जो आपने सैम्पल चूज़ करा है वो उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है. सो हेयर आर फ्यू टर्म्स अबाउट सैम्पलिंग. सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस वेयर बाय अ रिसर्चर चूजेज अ डिजायर्ड सैम्पल. यानी सैम्पलिंग आपका वो प्रोसेस है जहाँ पे आप पॉपुलेशन में से अपने सैम्पल को चूज़ करते हैं. सिंगल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एलिमेंट, यानी जो आपको पॉपुलेशन का सिंगल मेंबर है दैट इज़ नोन एज एलिमेंट. द टर्म्स पॉपुलेशन मेंबर एंड पॉपुलेशन एलिमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. यानी जो आपका
पॉपुलेशन मेंबर या पॉपुलेशन एलिमेंट अगर आप कहें तो वो दोनों सेम ही होता है, आप उसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रेम विच इज़ अ लिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के, आप उसे सैम्पलिंग फ्रेम से सेलेक्ट करते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, एक तरीके का आपका फ्रेम है जिसमें आप सारे मेंबर्स जो आपके पॉपुलेशन के उनके बारे में नोट डाउन करते हैं। देन एग्जांपल आपको जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी, हॉस्पिटल सेंसस, मेंबरशिप और वोटर लिस्ट, इसमें काफ़ी सारे लोगों के नाम होते हैं ना, एवरीथिंग डिटेल्स, दैट इज़ योर सैम्पलिंग फ्रेम। देन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, तो इंक्लूजन क्राइटेरिया आर द सेट ऑफ प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स यूज टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन अ रिसर्च स्टडी। सो इंक्लूजन मीन्स आप जो इंक्लूड कर रहे हैं, यानी इंक्लूजन क्राइटेरिया में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जिस जो कि आपकी प्रेजेंट जो आपकी पॉपुलेशन है जिसमें आपको स्टडी करनी है उसमें प्रेजेंट हो, दैट इज़ इंक्लूजन। तो आप उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अपनी पॉपुलेशन चूज़ करेंगे, सैम्पल्स चूज़ करेंगे। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है कि आप वो क्राइटेरिया, वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से अपने सैम्पल को, पॉपुलेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं कि आप उन पर स्टडी नहीं करेंगे, आपको उनसे डेटा नहीं चाहिए। सो यूजेस ऑफ सैम्पलिंग, तो सबसे पहला यूज़ है आपका गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लार्ज पॉपुलेशन, यानी लार्ज पॉपुलेशन से आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। इकोनॉमिकल यूज़ के लिए भी आप सैम्पलिंग करते हैं। अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है रिजल्ट की तब भी आप सैम्पलिंग करते हैं। हाई स्पीड डेटा कलेक्शन करना है और अवेलेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स, अगर आपको पॉपुलेशन एलिमेंट्स चाहिए, मेंबर्स चाहिए, तब भी आप सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। लेस फील्ड टाइम, यानी आपको टाइम सेव करना है। व्हेन इट्स इम्पॉसिबल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन, यानी जब आप एक टाइम पे ज़्यादा पॉपुलेशन को नहीं स्टडी आउट कर सकते तब आप सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसमें नॉलेज की रिसर्चर अगर प्रॉपर नहीं है तो आपको डिसएडवांटेज होगा सैम्पलिंग का। सिलेक्शन बायस प्रोसेस अ थ्रेट टू द वैलिडिटी ऑफ द स्टडी, यानी अगर जो रिसर्चर है वो बायस कर जाता है कहीं पे, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होके नहीं चेक करता है, तो तब भी जो उसकी स्टडी आती है, जो कंक्लूजन आता है, तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो उतनी वैलिड नहीं रहती है, थोड़ी थ्रेटेंड हो जाती है कि क्या पता वो रिजेक्ट हो जाए। देन डिफ़िकल्टी इन गेटिंग ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो जो रिसर्चर को अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल चाहिए वो चूज़ नहीं कर पाएगा। नॉन कॉपरेशन, अगर आपके सैम्पल आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। इनएक्सेसिबिलिटी, आप एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं उन पे। और ड्रॉप आउट, अगर आपने ड्रॉप आउट कर दिया तो। सो रीजंस फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, अब आप जो एंटायर पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके क्या रीजंस होते हैं, वो ये होता है कि जब पॉपुलेशन आपकी काफ़ी कम हो, ठीक है। सेकंड, रिसोर्सेज एक्सटेंसिव हो, बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, और व्हेन अ वेरी हाई रिस्पॉन्स रेट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, और आपको ज़्यादा हाई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो पूरी एंटायर पॉपुलेशन से आप लेते हैं कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा डेटा मिल जाए। टू समराइज, तो आपको इसमें समराइज क्या करना होता है कि तुम हु यू वांट टू जनरलाइज फॉर, कि आप उसे क्यों जनरलाइज करना चाहते हैं। थियोरटिकल पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन को एक्सेस किस किस चीज़ का मिल सकता है जो आपकी स्टडी पॉपुलेशन है, और जबकि हाउ कैन यू गेट एक्सेस टू दैम, आपको उनसे कैसे एक्सेस मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड योर सैम्पलिंग फ्रेम। हु इज़ इन योर स्टडी, वो आपके सैम्पल, यानी जो आपकी थियोरटिकल पॉपुलेशन होती है वो आपकी वो पॉपुलेशन है जिन्हें आप स्टडी करना चाहते हैं। स्टडी पॉपुलेशन की आपको किसका एक्सेस मिल रहा है। देन सैम्पलिंग फ्रेम की आपको उन पे एक्सेस कैसे मिल रहा है, यानी कहीं से आपने लिस्ट जो बनाई है वो लिस्ट आपको कहाँ से मिली। और उसके बाद एट लास्ट इज़ योर सैम्पल, जो फाइनली रिप्रेजेंटेटिव्स आपने सेलेक्ट करें। सो आपके टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, तो देर आर टू टाइप्स, देन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो वी विल डिस्कस दैम इन ब्रीफ। सो फर्स्ट इज़ योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो इसमें क्या होता है, आपके रैंडम सेलेक्शन होता है कि आपके पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का सैम्पल है, उसमें से आप रैंडम सेलेक्शन करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। विदाउट द यूज़ ऑफ रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर, एबिलिटी टू जनरलाइज द फाइंडिंग इज़ ग्रेटली रिड्यूस, यानी अगर आप रैंडम सैम्पलिंग यूज़ नहीं करते हैं तो
जो आपकी जनरलाइजिंग फाइंडिंग्स होती है, यानी जो आप ओवरऑल लेके चलना चाहते हैं, वो नहीं हो पाती है। फिर गोल इज़ टू एग्जामिन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आपका मेन गोल इसमें क्या होता है कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं आप उन्हें एग्जामिन करें। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बी यूज्ड विद ग्रेटर कॉन्फिडेंस। आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को ले सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। देन टर्म रैंडम, randoms can be confusing. Dictionary definition suggests something that occur haphazardly or without direction, यानी random आपके लिए काफ़ी confusing भी हो सकता है। सो random का definition जो है वो ये कि कोई भी चीज़ जो बिना किसी डायरेक्शन के अपने आप हो रही है, that is your random. Random sampling, however, is very systematic scientific process. That was a definition of random. But random sampling जो होती है वो आपकी काफ़ी systematic होती है, scientific process होता है। हर एक पॉपुलेशन जो होती है, यानी हर पॉपुलेशन का मेंबर जो है उसका इक्वल चांस या फिर एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और सिलेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो टोटली रिसर्चर की चॉइस पे बेस्ड होते हैं कि उसे किसे सेलेक्ट करना है। सो इन्वेस्टिगेटर बायस यहाँ पर सिलेक्शन में नहीं आते सैम्पल में। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड आपकी है सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर एंड सिस्टमैटिक। सो फर्स्ट इज योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो जो वर्ड सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि ईजी या अनकॉम्प्लिकेटेड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और आपकी टाइम कंज्यूमिंग होती है, स्पेशली अगर लार्ज सैम्पल आपको चाहिए तो। सो एक तरीके का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो हर एक एलिमेंट है पॉपुलेशन के, हर एक मेंबर है, उनका इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस हो कि उन्हें आप चूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन एटलीस्ट वन फेज ऑफ अदर 3 टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग प्रोसेस। यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोसेस है वो आप एक बार तो ज़रूर यूज़ करते हैं, बाकी रादर देन कि आपके फेज चलते हैं तो आप उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग काफ़ी यूज़ हो जाता है। सो स्टेप्स क्या हैं आपके कि सबसे पहले आपको अपने एक्सेसिबल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है जिनका एक्सेस आपको मिल रहा है, आप नहीं चाहते आपको मिल रहा है। देन उसके बाद जो भी एलिमेंट्स है पॉपुलेशन में, यानी कि आपका सैम्पलिंग फ्रेम, आपको वो सारे एलिमेंट्स को एन्यूमरेट करना है, लिस्ट आउट करना है। देन आपको एक मेथड सेलेक्ट करना है कि आप अपना सैम्पल कैसे लेंगे, यानी ड्राइंग नंबर स्लिप, आप नंबर स्लिप ड्रॉ करके ले सकते हैं, या फिर टेबल स्पून रैंडम नंबर की, या फिर कंप्यूटर जनरेटेड लिस्ट है आपके पास नंबर की जो हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर सैम्पल बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड साइज, यानी फिर उसके बाद जो आपके सैम्पल फिर जो चूज़ होंगे आपको उन्हें सेलेक्ट करना है। देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो सब ग्रुप्स में या स्ट्रेटा में डिवाइडेड होती है अकॉर्डिंग टू सम वेरिएबल ऑफ इंपॉर्टेंस टू द रिसर्च स्टडी, यानी उनके पास कुछ एक स्पेशल वेरिएबल होता है, यानी उनका कैरेक्टरिस्टिक एक वो रखते हैं, तो अपने स्पेशल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग वो 2 ग्रुप में डिवाइड, मतलब सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। आफ्टर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू 2 और मोर स्ट्रेटा, जब पॉपुलेशन आपकी 2 या 2 से ज़्यादा सब ग्रुप में डिवाइड होती है, फिर हर एक ग्रुप में से रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करके आप डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल marijuana यूजेज अमंग द स्टूडेंट्स, तो आपने अलग अलग स्टूडेंट ले लिए, यानी कि एवरेज कैटेगरी, एक इंटेलिजेंट, एक बैक बेंचर, एक थोड़े रूलर टाइप वाले जो हैं, तो उसमें से फिर आप अलग से हर एक उससे अपना, यानी ओवरऑल आपका स्कूल है बहुत बड़ा, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स, फिर आप उनमें से उन स्टूडेंट को उनके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग या ड्रेसअप या एवरीथिंग किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग आप उनको, या उनके लिविंग प्लेस के अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं, देन आपकी वो एक्सेसिबल है। फिर उसके बाद आप उसमें से सैम्पल लेंगे, आपने कुछ स्टूडेंट्स लिए, दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में भी आपके सब ग्रुप्स आते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट। सो प्रोपोर्शनेट लाइक कि हाई स्कूल के 40% लिए आपने, इंटरमीडिएट के 30% लिए, डिग्री वाले 30% लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले 10% लिए। बट डिसप्रोपोर्शनेट में आप क्या करते हैं, हाई स्कूल 25, दैट इज़ योर प्रोपोर्शनेट, जिसमें आप सारे इक्वल लेते हैं, दैट इज़ प्रोपोर्शनेट, और जिसमें आप सारे अपोजिट लेते हैं, दैट इज़ डिसप्रोपोर्शनेट। So cluster random sampling. Cluster random sampling when the population is geographically spread out. Sampling procedures may be difficult, impossible, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। जब आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है,
ठीक है। और तो इस वजह से क्या होता है, जो आपके सैम्पलिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो लार्ज ग्रुप को हम लार्ज ग्रुप्स बनाते हैं जिनको क्लस्टर बोलते हैं, तो वो आपके सैम्पलिंग यूनिट बन जाते हैं। तो इसमें जो सैंपल होता है वो क्लस्टर्स में आपका सेलेक्ट होता है, बड़े बड़े ग्रुप्स में, दो या दो से ज़्यादा सेपरेट स्टेजेस होती हैं इसमें। तो अप्रोच इज ऑल्सो, इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोला जाता है। हर एक स्टेज में सैम्पलिंग के जब क्लस्टर से ले रहे हैं, या तो वो सिंपल हो सकता है या स्ट्रेटिफाइड हो सकता है या सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देन क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, जैसे आपने स्टेट लिए, स्टेट में रीजन्स ले लिए, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, अब ये पूरे जोग्राफिकली फैला हुआ है तो आपने क्लस्टर फॉर्म किया। डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ले रहे हैं फिर तो रीजन, जोन, हिली, प्लेन, कोस्टल, बॉर्डर, तो उसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ आपने ले लिया। हॉस्पिटल में ले रहे हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, तो उसमें आपने टीचिंग, नॉन टीचिंग, नंबर ऑफ बेड्स ले लिए। तो क्लस्टर रैंडम, ऑल्दो क्लस्टर सैम्पलिंग में भी नेसेसरी फॉर लार्ज स्केल सर्वे स्टडी, द लाइकलीहुड ऑफ सैम्पलिंग एरर इंक्रीज विद द एज ऑफ सैम्पलिंग। यानी जो मोस्टली जब आप लार्ज सर्वे स्टडी करते हैं, मतलब ऑल ओवर द पॉपुलेशन आपको करनी होती है स्टडी, तो आप क्लस्टर सैम्पलिंग ही यूज़ करते हैं। बट जैसे जैसे आप एक एक स्टेज आगे जाते जाएंगे सैम्पलिंग के, तो आपके एरर्स थोड़े बढ़ जाते हैं उसमें। टू कंपनसेट फ्रॉम सैम्पलिंग एरर व्हेन क्लस्टर सैम्पलिंग इज यूज, लार्ज सैम्पल्स शुड बी सेलेक्टेड। तो आपको यही अपने जो एरर है उसको कंपनसेट करने के लिए क्लस्टर सैम्पलिंग में लार्ज सैम्पल्स यूज़ करने होते हैं। Systematic random sampling, this involve selecting every kth element of the population such as 5th, 8th और 21st। यानी जो सिस्टमैटिक रैंडम होता है, यानी कि आप उसमें ले लेंगे कि मुझे हर पॉपुलेशन में, यानी कि आपके पास अगर 50 पॉपुलेशन है, टोटल नंबर 50 है, तो आप उनमें से आपने ले लिया कि चलो मैं हर 8th पर्सन को लूँगा, तो अपने फर्स्ट 8th में से 8th पर्सन लिया, उसके बाद अगले 16th को लिया। तो आप ऐसे आगे सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में चलते हैं। तो स्टेप्स ये हैं कि आपने पहले पॉपुलेशन ली पूरी, उसके बाद आपने सैम्पल साइज डिटरमाइन किया, उसके बाद आपने ये देखा कि सैम्पल विड्थ कितनी है, और उसके बाद आप उसे कैलकुलेट करेंगे k/n/n। तो जैसे 500 है आपकी पॉपुलेशन और आपको सैम्पल साइज़ है 50, तो आपका विड्थ हो गया 10, यानी आप पर 10% अपना सैम्पल सेलेक्ट करेंगे। देन सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, controversial type of random sampling procedure may be classified either as probability और non probability। यानी जो आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होता है उसको आप या तो probability सैम्पलिंग के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं या नॉन probability सैम्पलिंग के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो 2 criteria needed to be classified as probability sampling। जो आपकी probability sampling होती है उसमें 2 criteria आपका आता है। फर्स्ट इज लिस्टिंग ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो आपका सैम्पलिंग फ्रेम है आप उसको लिस्ट आउट करेंगे, मस्ट बी रैंडम विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, और ये रैंडम होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड, द फर्स्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सैम्पल मस्ट बी सिलेक्टेड रैंडमली, और जो आपका पहला एलिमेंट होता है, पहला मेंबर होता है, वो आप रैंडमली सेलेक्ट आपको करना होता है। Then non-probability sampling method, here the sample elements are chosen from the population by random methods which is likely to produce a biased sample। यानी यहाँ पे जो sample elements होते हैं वो आप population में से लेते हैं नॉन रैंडम मेथड से, जिसकी वजह से आपका एक biased sample बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो probability estimate नहीं कर पाता कि उसे वो population में से किसे लेगा। दिस रिस्ट्रिक्ट द जनरलाइजेशन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द स्टडी फाइंडिंग। तो इसकी वजह से जो जनरलाइजेशन होता है स्टडी फाइंडिंग्स का वो कम हो जाता है काफ़ी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपके 3 टाइप के होते हैं, कन्वीनियंस, पर्पसेव और कोटा। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को आप एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इसमें आप जो भी आपके पर्सन है, ऑब्जेक्टिव हैं, जो खुद विलिंग है कि उनसे डेटा लिया जाए, आप उन्हें इन्वॉल्व करते हैं। दिस इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट फ्रीक्वेंट, तो ये हम काफ़ी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज सैम्पलिंग मेथड है कि जो विलिंग है आप उनसे डेटा लें, इससे आपकी टाइम और मनी दोनों सेव हो जाती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी 2 टाइप्स की होती है आपकी, स्नोबॉल और नेटवर्किंग और फैमिलियर ग्रुप। देन कोटा सैम्पलिंग ये होती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही होती है। इसमें पॉपुलेशन को आप होमोजीनियस स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं, यानी कि
सेम कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप उन्हें थोड़ा सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद आप इन्हीं स्ट्रेटा में से एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। कोटा सैम्पलिंग में आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग के थ्रू मेंबर्स ले सकते हैं जो विलिंग हैं। फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड के अब जो आपके सैम्पल मेंबर्स हैं आप उनको रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, बट सब ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं पहले, यानी एज में, और एज हो गया, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हो गया, उनके फूड हैबिट के बेसिस पे आपने उन्हें पहले सब डिवाइड किया, उसके बाद आपने उनमें से रैंडमली सेलेक्ट किया। देन पर्पसिव सैम्पलिंग, तो इसमें आपकी आती है हैंड पिकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, आप खुद चूज़ करते हैं। ये जजमेंटल सैम्पलिंग होती है एक तरीके से। सब्जेक्ट जो रिसर्चर को लगता है कि वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो पॉपुलेशन उन्हें एक्सेस हो रही है उनमें से उन्हें लग रहा है कि हाँ ये पर्सन अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, ये पर्सन मुझे अच्छे से डेटा दे सकता है, ये ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँ, दैट इज़ पर्पसिव सैम्पलिंग। तो जो बहुत तरीके की क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो पर्पसिव सैम्पलिंग ही लेते हैं, कि जिनसे उन्हें बात करनी, जो उन्हें लगता है कि हमें अच्छे से डेटा दे सकते हैं, हम उन्हीं को सेलेक्ट करें। So that is the end of our lecture. So thank you so much guys. Hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my channel. Keep supporting guys and stay tuned for more videos.